नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत। मैं दिल्ली में हूँ, जीपीएफ में, गांधी पीस फाउंडेशन में, और यहीं से आपसे बातचीत कर रहे हैं। अभिनव साहब, ये पहले सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो एक नया चीज शुरू हुई है, जो राहुल गांधी ने परसों देर रात 1:45 बजे ट्वीट करके कहा कि एक तरह से चक्रव्यूह बना जा रहा है उनके चारों तरफ, और उन्होंने इसकी आशंका जाहिर की कि उनको अब मैटर ऑफ टाइम है कि उनको ईडी फिर से गिरफ्तार करेगी। बहुत से जो जानकार लोगों से बात की, उनका एक मानना है कि मोदी जी इस समय बहुत आहत और गुस्सा है। उनको ये लग रहा है कि मेरे सामने कैसे किसी ने इतनी हिम्मत की, क्योंकि उनकी गुजरात की आदत है, और पिछली बार जब अडानी का नाम लिया गया था तो उसका उनको फल दिया गया था, उनकी मेमोरी गई थी, उनका घर छीना गया था। इस बार इस बात से रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये पूरा जो मामला, और राहुल गांधी केवल सेंसेशनलाइज करने के लिए या केवल इसलिए कि उनको अटेंशन मिले, मेरे ख्याल में उनकी इस तरह का आज तक का रिकॉर्ड नहीं है। मैं थोड़ा इस पे समझना चाहूंगा, जो ये विमर्श हो गया, बाकी सारी बातें गौड़ हो गई। देखिए, आपका ये आपके इस आकलन से आपके मैं सहमत हूं कि राहुल गांधी को लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई स्टंट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के स्टंट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, खासतौर से मोदी जी और शाह की तरफ से होते हैं। उस तरह का स्टंट करने की जरूरत राहुल गांधी को नहीं है। मेरे ख्याल से इस वक्त देश में अगर किसी नेता का सितारा उभर रहा है तो वो राहुल गांधी का सितारा उभर रहा है। और संसद चल रही है, वो चाहें तो कोई भी बात संसद में भी कह सकते हैं, और संसद में जब भी वो जाते हैं वो सबकी निगाहों का केंद्र होते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जिसके ऊपर सारे देश में एक बहस शुरू हो जाती है, और भाजपा के नेताओं, प्रधानमंत्री समेत, गृह मंत्री समेत सबको उठ उठ के बीच में सफाइयां देनी पड़ती है। ये स्थिति है। तो राहुल गांधी इस वक्त अगर नेताओं की आप हायरार्की बनाए तो राहुल गांधी उसमें शीर्ष पे है। राहुल गांधी को ये सब करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, फिर राहुल गांधी ने ये क्यों किया? इसका मतलब है इसमें सच्चाई है, ये स्टंट नहीं है, इसके अंदर असलियत है। और वो असलियत मैं ये भी मानता हूं कि राहुल गांधी को ईडी के भीतरी सूत्रों से ही ये बात मालूम पड़ी है। अब सवाल ये है कि ईडी के भीतरी सूत्रों ने ये बात उन्हें क्यों बताई? भाई 10 साल में तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि ईडी के भीतरी सूत्रों से कोई बात निकलकर बाहर आई हो और किसी ने दावा किया हुआ हो। किसी नेता ने ये दावा नहीं किया आज तक कि मुझे कोट अनकोट सूत्रों के जरिए ये बात पता चला है कि मेरे ऊपर ईडी का छापा पड़ने वाला है। भाई या तो पीएमओ की तरफ से राहुल गांधी, पीएमओ में कोई सूत्र है वो राहुल गांधी को बता रहा है, या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में कोई सूत्र है राहुल गांधी को बता रहा है, वरना कैसे पता लग सकता है? ऐसी परिस्थिति बनती क्यों है कि सरकार की खबरें लीक होती हैं? जब सरकार कमजोर होती है, जब सरकार का रुतबा वो नहीं रहता जो पहले था, तो सबसे पहला असर नौकरशाही के ऊपर पड़ता है। नौकरशाही को वेदर कॉक क्यों कहा जाता है? नौकरशाही समझ जाती है कि हवा किस ओर बह रही है। 4 जून को जो हवा बहनी शुरू हुई लोकसभा चुनाव के नतीजों में, देश की नौकरशाही ने इस बात को समझ लिया कि अब मोदी सरकार पहले की तरीके से, एनडीए सरकार मोदी पहले वाली मोदी सरकार नहीं है, और अब हम इसके कहने पर हर तरह का काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये हमसे कोई उल्टा सीधा काम करने के लिए कहा जाएगा तो हम आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको भीतर से उसको गड़बड़ा सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि भाई आप अपोजिशन को खबर पहुंचा दो, और बहुत तरीके होते हैं उस खबर को पहुंचाने के। उसमें किसी व्यक्ति को अपने आप को एक्सपोज करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं। अफसर भी इसी समाज में रहते हैं, इसी राजनीतिक प्रणाली में काम करते हैं, उनसे ज्यादा कौन जानता है पॉलिटिकल सिस्टम को और पार्टी सिस्टम को कौन जानता है? और कांग्रेस तो 60 साल से ज्यादा शासन में रही है। कांग्रेस तो सत्ता में साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, ईडी सबकी एक एक की लेके कांटे को जानती है कांग्रेस। तो मुझे लगता यह है कि अब ये राहुल गांधी का ट्वीट जो है वो इस बात का पहला सिक्का बंद प्रमाण है कि ब्यूरोक्रेसी पर मोदी एनडीए सरकार की वो पकड़ नहीं है जो कि 10 साल तक मोदी सरकार की पकड़ थी। अब बातें छन छन कर वहां से आएंगी और विपक्ष को बहुत सी बातें पता चलेंगी। उसमें यह भी होगा कि जो ईडी के कुछ राज हैं जो कि अभी तक दबे पड़े थे, या जिनका अमित शाह के जरिए ईडी का जिस तरह संचालन किया जा रहा था, वो राज भी अब खुलेंगे। और जहां तक राहुल गांधी की गिरफ्तारी और छापे का सवाल है, मुझे तो इसकी संभावना
ना के बराबर लग रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा नजारा राजनीतिक परिस्थिति जो है गठजोड़ राजनीति की परिस्थिति है, ये स्पष्ट बहुमत नहीं है। अगर विपक्ष का दमन पहले की तरह जारी करने की कोशिश की जाती है, विपक्ष ने उसको लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया था और उस मुद्दे के कारण इनको फायदा हुआ, इस विपक्ष को, इस सरकार की एक निरंकुश सरकार की छवि गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लोकतंत्र की छवि खराब हुई। और अगर विपक्ष, आज राहुल गांधी संवैधानिक पद के ऊपर है, अगर विपक्ष के नेता की गिरफ्तारी होती है या उनके ऊपर छापेबाजी होती है उनके ऊपर, तो ये सरकार की अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो होगा वो तो होगा, वो तो हम लोग देखेंगे ही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार, ये एनडीए सरकार की नाक पूरी तरीके से कट जाएगी। तो ये बहुत मुश्किल बात है इनके लिए। और राहुल गांधी ने इस प्रकार का ट्वीट करके इस सरकार की जो कमजोरी है, उस कमजोरी का हमारे सामने एक प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है। इसके और भी बहुत से प्रमाण है, ऐसे नितिन गडकरी का जो पत्र निर्मला सीतारमण को लिखा गया, वो जो लीक हुआ, पहले कहाँ लीक होते थे इस तरह के, ये भी सूत्र, ये लीक हो रहा, ये राहुल गांधी को भी लीक के जरिए चीजें मालूम पड़ी हैं। नितिन गडकरी का पत्र भी लीक के जरिए आया है। अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या कभी आप सोच सकते थे कि मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया कोई विधेयक जो है वो भाजपा अध्यक्ष ही उसका विरोध कर दे, खड़े होकर उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दे, नजूल वाला विधेयक। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि सब कुछ गड़बड़ा गया है। सारा बंदोबस्त, सारा पार्टी के भीतर का बाहर का संतुलन, आधार क्षेत्र का संतुलन, जहाँ जो प्रभाव क्षेत्र था भाजपा, उसका जो राजनीतिक सामाजिक संतुलन, हर चीज गड़बड़ा गई है। और मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता नहीं है इस तमाम गड़बड़ाई हुई चीज को हम दोबारा सुव्यवस्थित कैसे करें। मैं इसके मेटाफर इस्तेमाल करता हूँ। एक कमरा है, उस कमरे में सब चीजें करीने से रखी हुई हैं। एक मेज पे घड़ी किए हुए कपड़े रखे हुए हैं, एक गुलदान रखा हुआ है, एक कलमदान रखा हुआ है, बिस्तर ठीक से बिछा हुआ है, पर्दा ठीक से पड़ा हुआ है, सफाई भी हो चुकी है, झाड़ू पोंछा भी लग चुका है, सब कुछ ठीक है, कमरे में कोई दुर्गंध भी, सब ठीक है। अचानक उस कमरे में एक भूचाल आता है और हर चीज गड़बड़ा जाती है, चीजें बिखर जाती हैं। पहले चीजें रखी हुई थी, अब चीजें बेतरतीब पड़ी हुई हैं। रखे हुए और पड़े हुए का जो फर्क है वो वहां पे साफ दिखाई पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी 4 जून से पहले एक तरतीबदार कमरा था, सुव्यवस्थित कमरा था। आज वो एक उतना हुआ, बिखरा हुआ, अव्यवस्थित कमरा है जिसके अंदर मतदाताओं ने भूचाल ला दिया है। इसके अंदर ये स्थिति है इनकी, और इन लोगों को नहीं पता है कि इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। ये लोग अंधेरे में टटोल रहे हैं। अब देखिए वायनाड को देखिए, वायनाड में कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, मेरे ख्याल से देश की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। राहुल गांधी तो वायनाड गए वहां पे, विपक्ष का नेता जो वायनाड भी जाता है, विपक्ष का नेता मणिपुर भी जाता है, विपक्ष का नेता हर जगह जा रहा है। जहां ट्रेन दुर्घटना हो रही वहां भी विपक्ष का नेता जा रहा है, विपक्ष का नेता मोची की दुकान पे भी जा रहा है, विपक्ष का नेता किसान, धान रोपने वाले किसान के पास भी जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री रूस जा रहा है। प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री केवल टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ के भाषण दे रहा है सब जगह, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो भाजपा, प्रधानमंत्री और उसके दूसरे बड़े नेता जनता से लगातार कटते जा रहे हैं, और उनकी सरकार, उनकी कमजोरी और उनका जो रुतबा कम हुआ है। भाजपा कार्यकर्ताओं में, आप कार्यकर्ताओं के मन में झांकने का अगर कोई यंत्र होता तो आज हम भाजपा के साधारण कार्यकर्ता के मन में झांक के देखते कि उसमें नरेंद्र मोदी की छवि क्या है। तो बहुत बुरी भाजपा इस वक्त अपने इतिहास में, जब 2 सीटें प्राप्त हुई थी तब भी इतनी बुरी स्थिति में नहीं थी। तब भी देखिए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का सम्मान भाजपा में बहुत था। आजकल तो बहुत बुरी हालत है भाजपा की। नहीं, लेकिन अब अभय भाई, एक मुझे एक और आशंका है, जो आशंका संजय राउत ने जाहिर की है। देखिए, ऐसा है कि उनका कहना यह है कि एक तो जेल की बात, और डेस्परेशन में उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर फिजिकल कुछ इस तरह का आक्रमण होगा, इसकी भी बात कही है संजय राउत ने। उन्होंने साफ साफ देखिए, अगर ये होता है, अगर राहुल गांधी में छापा पड़ता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, या उनको किसी मामले में फंसाया जाता है, या उनके ऊपर शारीरिक आक्रमण होता है, उनकी जान के लिए खतरा पैदा होता है, तो हर चीज मोदी के खिलाफ जाएगी। इसका कोई लाभ भाजपा को नहीं होने वाला है। देखिए, मैं अभी कभी आप चर्चा हो तो मैं हिंदू एकता की 3 बुनियादी शर्तें हैं, वो शर्तें गड़बड़ा गई हैं। इसकी वजह से सारा माहौल बिगड़ गया है, हवा खराब हो गई है पूरी तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूं हवा निकल गई है, मैं कह रहा हूं हवा खराब हो गई है पूरी तरीके से।
और उसमें जैसे जब विपक्ष के नेता के ऊपर ये भविष्यवाणियां की जाएंगी, अंदाजे लगाए जाएंगे, आकलन किया जाएगा, विपक्ष के नेता की जान खतरे में है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? भाई देखिए, टीवी पर बहस जीत लेना या ऊंची आवाज में ठीक तरीके से अपनी बात कह देना या संसद में भाषणबाजी की प्रतियोगिता जीत लेने से जमीनी स्थिति दुरुस्त नहीं होती। जमीनी स्थिति अगर दुरुस्त हो तब आप वहां पे जब जीत हासिल करते हैं तब आपको उसका लाभ होता है। यहां तो जमीनी स्थिति ही बहुत खराब है। आप देखिए, 1.5 महीने में जिस देश के अंदर 15 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हों और रेल मंत्री के चेहरे पे शिकन ना हो, आप सोचिए उस सरकार की छवि क्या होगी। जो लगातार पेपर लीक हो रहा हो और जो शिक्षा मंत्री है उसके चेहरे पे शिकन नहीं है, उससे कोई जवाब तलबी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है शिक्षा में, तो क्या क्या उस सरकार की छवि होगी। और जो मध्य वर्ग है भारत का, जो मोदी का समर्थक था, मोदी का प्रशंसक हो गया था, खासतौर से पहले 7 साल में मानूंगा मोदी का प्रशंसक हो गया था, वो मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, वो लगातार इनसे दूर हटता जा रहा है, क्योंकि उसके इस सरकार की जो नाकामियां हैं, गवर्नेंस संबंधी नाकामियां हैं, उसका पूरा प्रभाव जो है इनके ऊपर पड़ रहा है, इस मध्य वर्ग के ऊपर पड़ रहा है। गरीब आदमी की हालत तो पहले भी खराब थी, आज भी खराब है। मध्यवर्ग था, मध्यवर्ग को उम्मीदें इनसे थी ना, वो उम्मीदें पूरी तरीके से टूट रही हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर एंटी इनकम्बेंसी का नापने का कोई बैरोमीटर हमारे पास हो तो 4 जून के बाद में एंटी इनकम्बेंसी काफी बढ़ गई है इनके खिलाफ। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं चलते चलते बहुत संक्षेप में, क्योंकि मैं थोड़ा, जैसे मैं देख रहा हूं, मेरे और आपके बीच में झगड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ताकत पे आ गई, आपकी ताकत बढ़ गई, तो आप मुझे जेल भेज देंगे, मेरे ऊपर मैंने ऐसे कर्म किए हुए, तो मेरे लिए या तो आपको मैं हटाऊं और या वो करूं, तो वो मरो या मारो। तो उस स्थिति में भी कुछ लोगों का कहना है कि डेस्परेशन वहां तक पहुंच जा रहा है और इसलिए स्थितियां भयानक हो सकती है। देखिए, जब आपका आधार कमजोर हो गया हो, आपके पास अच्छा बैकअप ना हो और आपके पूरे आचरण के ऊपर सवालिया निशान लगा हो, आपको एक ठोस रणनीति आपके पास ना हो, उस वक्त अगर आप डेस्परेशन में यानी हताश, निराशोन्मत्त होकर अगर आप मारो या मरो की कोई कार्रवाई करते हैं, तो आपका अंत निकट हो जाता है। आपका अंत जो है ना, आप, इसका मतलब ये है कि आप अपनी राजनीति पे कुठाराघात कर रहे हैं। ये समय तो भारतीय जनता पार्टी के लिए धैर्य, संयम और समझदारी का समय है। जो डींगे हाँक रहे हैं, उन डींगों को हाँकने की बजाय उनको नरमी से काम लेना चाहिए। देखिए, संसद भवन टपक रहा है, अयोध्या में राम मंदिर टपक रहा है, जो राम पथ है उसमें गड्ढे हैं, पुल सारे देश के अंदर गिर रहे हैं, सारे देश में ट्रेनें आपस में टकरा रही हैं, सारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। आपकी जो एनटीए है, जो सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं कराती है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बिल्कुल बेकार किस्म की संस्था है, इसको आप हटाइए, बदलिए। ये सब लगातार हो रहा है और देखिए सारी चीजें इनके खिलाफ जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर अलग से चर्चा कीजिएगा। जो SC ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के जो सब कैटेगराइजेशन का जो फैसला दिया है, ये तो बहुत ऐसा फैसला है जो हिंदू एकता का, भाजपा की हिंदू एकता का कबाड़ा कर देगा। बहुत मुश्किल है इनके लिए संभल पाना। इससे क्या होगा कि जो संविधानगत जो कैटेगरी श्रेणियां बनी थी, हाँ, जो संविधानगत श्रेणियां बनी थी, उसमें शेड्यूल कास्ट एक मोनोलिथिक श्रेणी बन गई थी। ये माना जाता था कि इसके अंदर कोई कुछ हो, इसके अंदर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ऐसी कोशिशों को खारिज कर देता था। 3 ऐसी कोशिशें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की, आंध्र की, तमिलनाडु की सरकार द्वारा की गई 3 कोशिशों को खारिज किया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने। बाद में चौथी बार पंजाब के ही मसले पे उन्होंने कहा नहीं, सब कैटेगराइजेशन ठीक, उससे आरक्षण की नीति, ये सब राजनीति को बदल देगी। राजनीति में नए नेताओं का जन्म होना शुरू हो जाएगा, अलग अलग बिरादरियों के नेता पैदा होंगे और राजनीति को संभालना, उसको एक गठजोड़ में एक जगह लाना, सबको, सारे वोटों को जमा करना, ये उत्तरोत्तर मुश्किल होता चला जाएगा। इससे सारे विशेषज्ञों का मानना है कि इससे इंडिया गठबंधन की जो राजनीति है, यानी गठजोड़ राजनीति है, उसको ज्यादा पानी मिलेगा। एक पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना इससे और भी ज्यादा कम होती चली जाती है। तो इनकी जमीन तरीके से गड़बड़ा गई है। मैं प्रोफेसर साहब एक और जगह जरा आपसे समझ लूं, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से राहुल गांधी को जांच नहीं पूछी थी, उन्होंने गाली दी थी, उन्होंने साफ साफ, अगर यूपी में
तब आप अगर मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारी जात का पता नहीं, तो वो एक तरह से मेरे बाप को या मेरे खानदान को, अगर उन्हें आनंद जी, अगर उन्हें जाति पूछनी होती तो वो कहते हैं कि ये आप जो गांधी सरनेम लगाते हैं, ये किस जाति की, आप गुजराती तो है नहीं, गांधी जी तो गुजराती थे। गांधी जो उपनाम है वो गुजरात की एक वैश्य समाज की, व्यापारी समाज की एक जाति है। गांधी जी वो लगाते, गांधी जी उस परिवार में पैदा हुए थे। आप जो गांधी लगाते हैं, आप बता दीजिएगा आपकी जाति क्या है? हाँ। आप तो बीच में अपने आप को ब्राह्मण भी करार देते रहे, जनेऊ दिखाते रहे, लेकिन तो ये सवाल उठाते तो बात समझ में आती उसकी, भाई आपकी जाति को लेकर आप स्पष्टता नहीं है। जिस तरह उन्होंने कहा ना कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है, वो तो सीधा मतलब ये है कि आप अज्ञात कुलशील है, आपको अपने पूर्वजों का पता नहीं, आपको अपने बाप का मालूम नहीं है, आपको अपने कुल का पता नहीं है। ये सीधा अपमान है। और राहुल गांधी ने उसको ठीक पकड़ा। राहुल गांधी बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़े, उन्होंने साफ तौर पर पकड़ा कि आप हमारी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अनुराग ठाकुर को पता नहीं है। अनुराग ठाकुर जब कभी ज्यादा उम्र उनकी बढ़ेगी और वो सिंहावलोकन करेंगे अपने राजनीतिक कैरियर का, मतलब मुड़ के देखेंगे कि उन्होंने जिंदगी में क्या किया, तब वो पाएंगे कि उनकी पार्टी ने उनका कितना बुरा इस्तेमाल किया है। दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव में उनसे जो जिस तरह की बातें बुलवाई गई, वो भी उनकी राजनीति पे एक दाग है। अभी तो वो अपेक्षाकृत युवा है, और संसद में जो बुलवाया गया वो भी उनकी राजनीति के ऊपर दाग है। पार्टी उनसे गलत काम करवा रही है, गंदा काम करवा रही है पार्टी उनसे। नहीं, अब मैं एक चीज और जरा समझना चाह रहा हूं। मेरा एक प्रश्न दूसरा था। मेरा प्रश्न ये था कि उस दिन जब राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया, जब उनसे ये, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने खड़े होके जिस आक्रामकता के साथ उस बात को कहा, मैं उसको उस दिन कहा, और दूसरे दिन जब बाइट ली गई और फिर अखिलेश यादव ने जब पूरी बात कही कि भाई जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मेरे घर को गंगा जल से धुलवाया जाता है जब मैं चीफ मिनिस्टर हाउस छोड़ता हूं, मैं मंदिर में पूजा कर, मुझे ऐसा लगा कि शायद, मैं ईमानदारी से बताऊं कि मैं अपर कास्ट का हूं, तो मैं वो दर्द को महसूस नहीं कर सकता हूं, संवेदना कर सकता हूं, उनके साथ खड़ा हो सकता हूं, सिंपैथाइज कर सकता हूं। और वहां पे मुझे ऐसा लगा है कि आज अखिलेश यादव जो बैकवर्ड नेतृत्व है उसमें उन्होंने कई छलांग बड़ी लगाई है। अब उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी के साथ खड़े होकर इस मसले को अपने हाथ में लिया है, मैं उस पर थोड़ा अखिलेश यादव पे आपसे समझना चाहूंगा। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात से पूरी, आपने जो आकलन किया है और जिस तरफ आप ले जाना चाहते हैं चर्चा को, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। उसी तरफ मैं भी जाना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि ये भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो है वो खुलकर जाति का प्रश्न उठा रही है। अभी तक क्या होता था कि ये सब क्षेत्रीय पार्टियां, प्रादेशिक पार्टियां ये काम करती थी, बिरादरियों की पार्टियां ये काम करती थी। एक ऐसी पार्टी जो एक बिरादरी की पार्टी नहीं है, वो खुलकर ये बात उठा रही है। राहुल अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल कर रही है। न केवल ये सवाल उठा रही है, बल्कि वो उत्तर प्रदेश और बिहार की सामाजिक न्याय की दावेदारी करने वाली दो बड़ी ओबीसी पार्टियों के साथ में पक्के गठजोड़ में है। वो विधानसभा चुनाव भी उनके साथ मिलकर लड़ती है, लोकसभा चुनाव भी उनके साथ मिलकर लड़ती है। ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, पूरा जो राजनीतिक रणनीति का और राजनीतिक गठजोड़ का ये जो विन्यास है, ये विन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह तेजस्वी यादव निकल कर आते हैं कांग्रेस के समर्थन में, राहुल गांधी के समर्थन में, इस तरह अखिलेश निकल कर आते हैं उनके समर्थन में, ये इस बात का सबूत है कि ये राजनीति बहुत पक्की है और लंबे अरसे तक चलने वाली है। इस राजनीति के जरिए राहुल गांधी मुद्दतों बाद पहली बार 60 के दशक के बाद पहली बार सुव्यवस्थित, सुनियोजित और दीर्घकालीन रवैये दृष्टिकोण के साथ में ओबीसी वोटों को अपनी ओर खींच रहे हैं। और वो ओबीसी वोटों को आरजेडी और समाजवादी पार्टी की कमजोरी की शर्त पर नहीं खींच रहे हैं अपनी तरफ। वो कह रहे हैं कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में तो आपके पास ही रहेगा नेतृत्व, लेकिन बाकी दूसरी जगहों पर ओबीसी वोटों के हम दावेदार हैं। कर्नाटक में पहले से ही कांग्रेस ओबीसी वोटों की दावेदार है। भाई भाजपा तो है नहीं ओबीसी वोटों की दावेदार कर्नाटक में, वहां तो अहिंदा की रणनीति का सिद्धरमैया उसके दावेदार है। तो बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने अपनी रीति नीति बदली है, और उसके फौरी एस्पेक्ट भी हैं और उसके दूरगामी पहलू भी हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के साथ जो गठजोड़ बनाया है, ये गठजोड़ देश की राजनीति को बदलने की क्षमता रखता है। ये गठजोड़ उत्तर प्रदेश में, इस गठजोड़ ने तो हालत बिगाड़ी दी है बीजेपी की। मेरा मानना है कि इस गठजोड़ में बिहार की परिस्थिति उत्तर अलग है, आगे जाके बिहार में भी बीजेपी की हालत पतली कर देगा ये गठजोड़।
और जैसे ही उत्तर प्रदेश और बिहार में यानी 120 सीटों पर 120 सीटें बीजेपी के हाथ से फिसली, वैसे ही ये बुरी हालत की तरफ रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की घटना से ये प्रक्रिया शुरू हो गई। तो साहब मैं एक चीज और इसलिए कह दूं क्योंकि एक बड़ा छोटापन और काम किया। केरला में एक बड़ी त्रासदी हुई है और उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके कारण भी हैं, बहुत से कारण हैं, अभी आज उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे समय जब वहां त्रासदी आई है, उस दिन रात में ही अमित शाह जब ये बताने लगे कि 23 जुलाई को मैंने बता दिया था, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो क्या केरल के चीफ मिनिस्टर ने जानबूझ के लोगों को मौत के, वो उनके दुश्मन थे क्या? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि अमित शाह को इस समय ये बजाय कहने की कि उनकी गलती कहते कि हमसे क्या हो सकता है बताओ। भाई राहुल गांधी कोई वहां उठा के बुलडोजर थोड़ी चलाने लगे थे, अरे वहां जाके साथ खड़े हो गए थे। मैं इस पे भी एक टिप्पणी करूंगा क्योंकि देश का गृह मंत्री संवैधानिक पद पर है, वो देश के गृह मंत्री हैं। पिनराई विजयन भी एक संवैधानिक पद पे है, वो केरल के मुख्यमंत्री हैं। तो अब दोनों ने, अमित शाह ने कहा कि हमने इनको अलर्ट्स भेजे थे, चेतावनियां भेजी थी, इन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पिनराई विजयन ने कहा है कि जो नॉर्मल चेतावनियां भेजी जाती थी वही भेजी गई थी, आपने कोई विशेष अलर्ट तो भेजा नहीं था। आप गलत कह रहे हैं इस बात का। तो अमित शाह ने जो बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमित शाह की बात को हम इसी बात को गलत मान लें, लेकिन अमित शाह की बात पर एक सवालिया निशान लग गया। भाई आपने संसद में कहा, उधर मुख्यमंत्री भी कह रहा है ये एक बात उस प्रदेश का। तो अब वो जमाना चला गया जब ये लोग बात कहकर निकल जाते थे और इनकी बात का खंडन नहीं होता था, और इनकी बात का खंडन होता भी था तो खंडन कोई सुनता नहीं था, इन्हीं की बात मान ली जाती थी मोटे तौर पर। अब दोनों तरफ से बातें कहीं जा रही। मैं कह रहा हूं जो राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है, ये एक और घटना है जो बताती है कि अब इन लोगों की बात को एक तरफा जो लोग मानते थे या जिस तरह की छवि प्रोजेक्ट की जाती थी, इन्होंने कह दिया तो ठीक कहा। सब चीजें गड़बड़। आप देखिए, मैं तो कहता हूं किसी दिन अग्निवीर पे अलग से कार्यक्रम करा, कितने विषय हैं जिनके ऊपर हम लोग अलग से पब्लिक इंडिया के मंच पे बात कर सकते हैं। अग्निवीर के ऊपर एक कार्यक्रम हुआ, इसमें सारे के सारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल वगैरह थे। उन सब लोगों ने, कोई उसमें भाजपा विरोधी नहीं था, मोदी विरोधी नहीं था। उसने अग्निवीर की योजना की वो उन्होंने खाल खींची है, और जिस तरह उन्होंने कहा है कि शायद ये भारत की रक्षा नीति के विरोध में है, फौज के विरोध में है, देश के विरोध में है, सब चीज के विरोध। बहुत बुरी स्थिति इन लोगों ने जो कर दिया है, इन लोगों ने। और जो कांग्रेस की एक प्रवक्ता है अनुमा आचार्य, जो विंग कमांडर वायुसेना में थी, तो उन्होंने कहा कि हमेशा कोई भी नया कदम उठाया जाता है सेनाओं में तो पहले उसका एक पायलट प्रोजेक्ट होता है, ताकि वो जांच, जैसे जब स्त्रियों को कमीशन देना शुरू किया गया था तो उसका भी पायलट प्रोजेक्ट था, तो बाद में उसको, अगर पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो उसको आगे बढ़ाया जाता है। अग्निवीर का कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं था, एकदम सीधे उसको लागू कर दिया गया। ये नोटबंदी की तरह ऐसा काम किया इन लोगों ने। तो ये लोग पिछले 10 साल में इन लोगों ने जो किया है उसका संचित प्रभाव पड़ रहा है। ये लोग काफी बुरी हालत में है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस सरकार को चाहिए कि तुरंत थमे और आत्मान्वेषण करे, अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि भाई गड़बड़ क्या हुई है। ये कर ही नहीं रहे हैं ये लोग। प्रोफेसर अबे मैं एक मेरा प्रश्न थोड़ा लंबा इसलिए होगा कि मैं उस पर आपकी टिप्पणी समझना चाहूंगा। देखिए, देश का जो रेल मंत्री अभी तक होता था वो भारी हैवीवेट पॉलिटिशियन होता था, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे स्वर्ण सिंह हो, चाहे लालू हो, चाहे ममता बनर्जी, नीतीश हुआ, मतलब एक लंबी एलपी मिश्रा, ललित बाबू, मतलब एक लंबी लिस्ट है जो देश के भारी भरकम लोग होते थे। ये बात में सिर्फ कमलापत त्रिपाठी, मतलब जिसका भी आप नाम लीजिए, वो ये लेके आए हैं अश्विनी वैष्णव। मैं थोड़ा, मेरा प्रश्न लंबा हो जाएगा लेकिन मैं चूंकि मेरे मन में है इसलिए आपसे पूछूं। अश्विनी वैष्णव अगर रेलवे के अधिकारी नहीं है, वो आईएएस अधिकारी है, तो ये भी नहीं है कि कोई रेलवे की बहुत जानकारी है। भाई अगर रेलवे की जानकारी है तो पुराने सीआरबी को बना दो मंत्री, अगर आपको लगता है कि बहुत स्पेशलिस्ट है, मतलब चेयरमैन रेलवे बोर्ड को बना दो, श्रीधरन जी उनको बना दो। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, इन्होंने कल एक दो बहुत घटिया बातें की और इन्होंने ऑन रिकॉर्ड संसद में झूठ बोला, क्योंकि मैं उसको 1 on 1 जानता हूं। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये मेरा एक क्लास फेलो है जिसका नाम है सुधांशु मणि। वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का जनरल मैनेजर हुआ और बाई चॉइस गया, क्योंकि लास्ट पोस्टिंग जब सीआरबी, जब चेयरमैन रेलवे बोर्ड मांगता है तो लोग जनरली किसी
उसकी मानते हैं, भाई वेस्टर्न रेलवे दे दीजिए, ईस्टर्न रेलवे, वो वहां नक्शेबाजी ज्यादा होती है। इसने कहा कि नहीं मुझे ये दीजिए, और इसका एक सपना था कि एक देश में पूरी तरह से एक इंडियन रेल बने, और इसने उस रेल को T18 के नाम से बनाया, 18 महीने में डिलीवर किया। बजट को 300 करोड़ कहा गया था, इसने 100 करोड़ के अंदर उसको बनाया, और ये शायद इसके अगेंस्ट गया, क्योंकि आपने इतनी सस्ती क्यों बना दी। उस समय के जो रेल मंत्री थे वो इस बात पे काफी गुस्सा थे। सक्सेसफुली लॉन्च हो गई, मोदी जी से कोई लेना देना नहीं। ये 2018 में रिटायर हुआ, इस पूरी टीम के अगेंस्ट एक विजिलेंस लगा दी गई। फिर मोदी जी को कहीं ये समझ में आया, और मोदी जी ने इसको लिया, और आज तक सुधांशु मणि को, आज तक उसको बाकी फोरम में कोई भी गूगल कर ले, जो भी ये दर्शक देख रहे हैं, सुधांशु मणि वंदे भारत, पूरी दुनिया इंटरनेशनली उसको ऑक्सफोर्ड, उसको कैम्ब्रिज में बुला के और कहां बुला के उससे भाषण दिलवाए जा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि ये मोदी जी ने 2015 में सोचा, और उसके बाद मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि इसका उसने किताब लिख दी थी, उसने मोदी जी के इस क्लेम से पहले उसकी 2 साल पहले किताब आ गई थी। तो मैं जिस तरफ इंगित कर रहा हूं, एक तो ये, दूसरा अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि वो लोको पायलट्स की कमी है, 21% कम है। वो बताने लगे कि नहीं कांग्रेस के समय में पायलट क्यों नहीं, अब हमने 500 या 700 रनिंग रूम को एसी कर दिया है। अरे एसी 30 साल पहले था ही नहीं, हमारे आपके घर में एसी नहीं था। हम लोग जब एक एसी होता था, पूरे घर वाले उसी में सोते थे, तो नातेदार रिश्तेदार भाई बहन आते तो वो भी उसी कमरे में घुस जाते थे। एसी नहीं था 30 साल पहले में। तो बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। मैं थोड़ा अश्विनी वैष्णव एज रेल मंत्री, और उनका एक ही काम है, उनका काम केवल फंड कलेक्शन। मैं इस पे थोड़ा एक आंकड़ा चाहूंगा कि ये रेल को, जैसे अग्निवीर से ये रक्षा को वो कर रहे हैं, रेल से पूरी ये आर्थिक व्यवस्था को हिला दे रहे हैं ऐसे लोगों को ला। मैं इस पे जरा, देखिए, अश्विनी वैष्णव मोदी जी के ब्लू आइड बॉय है, और उनके बारे में सरकार की तरफ से ये बात बार बार कही जाती है, ऑफ द रिकॉर्ड बात कही जाती है कि ये एक कुछ खास तरह की टेक्नोलॉजिकल योग्यताओं से संपन्न है, जो कि दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। इसीलिए मोदी जी का जो तथाकथित विजन है भारत में रेल को लेकर, उसको जमीन पर उतारने का काम केवल यही कर सकते हैं। अभी एक दिन हमारे और आपके बीच में चर्चा हो रही थी कि भाई बुलेट ट्रेन की कोई बात नहीं कर रहा, तो अब उन्होंने बुलेट ट्रेन के बारे में अश्विनी वैष्णव ने ये वक्तव्य दिया है कि ये जापान की मदद से हम काम कर रहे हैं, और भारतीय टेक्नोलॉजी की वजह से, भारतीय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बुलेट ट्रेन बनाना चाहते हैं, उसके प्रयास में लगे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर केवल हंस सकता है। अश्विनी वैष्णव को दोबारा रेल मंत्री इन्होंने बनाया है। 2021 में पहली बार उन्होंने रेल मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद से आप इनके पूरे प्रदर्शन के ऊपर गौर कीजिए, शायद इससे बुरा प्रदर्शन भारत में किसी भी रेल मंत्री का नहीं रहा है, और इनके चेहरे पे शिकन भी नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि हम रेल को, भारतीय रेल को कवच मिलने वाला है। ये कवच कब मिलेगा? जब भारतीय रेल में 50 और दुर्घटनाएं हो जाएंगी, तब उनको कवच प्राप्त होगा। जो मोदी सरकार जिस गवर्नेंस डेफिसिट से गुजर रही है, उस गवर्नेंस डेफिसिट की अगर जिम्मेदार लोगों की सूची बनाई जाए, तो उसमें टॉप 3 जो होंगे, उसमें अश्विनी वैष्णव का भी नाम होगा। ये एक मोदी सरकार उनको टेक्नोक्रेट के तौर पर पेश करते हैं। उन्होंने आज तक एक अच्छा टेक्नोक्रेट होने का भी कोई संकेत नहीं दिया है। ये जो आपने जानकारी दी है पूरी वंदे भारत के बारे में और सुधांशु मणि के बारे में, ये जानकारी बहुत दिलचस्प है। मुझे तो लगता है कि सुधांशु मणि जी को पब्लिक इंडिया के मंच पर बुला के उनके साथ में एक चर्चा होनी चाहिए, ताकि ये बात निकल के सोशल मीडिया पर सामने आए कि किसने काम क्या किया है और कौन किसका श्रेय लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। तब अश्विनी वैष्णव की भी पोल खुलेगी और नरेंद्र मोदी की भी पोल खुलेगी। प्रो साहब, आज बातचीत में आज इतना ही। बाकी उत्तर प्रदेश में तो जिसको हम लोग आम भाषा में कहें तो चकल्लस चली रही है, योगी जी वर्सेस अमित शाह की वो शैडो बॉक्सिंग चल रही है, वो उनको अगली बार करेंगे। हाँ, उस पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।